सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वह है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है, इसकी जांच नहीं करते हैं। स्व घोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं। और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, उसके पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन देने से। ये गलत हुआ क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइन था वो प्रभावी था और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से उनकी नौकरी भी सुरक्षित है। जिन लोगों ने एग्जाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि उनका यह अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्जाम में अपीयर होने का है जो कि सुरक्षित है, उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी ये अंकित है कि कोई भी निर्णय एनसीटीई के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही
मान्य होगा। इससे गाइडेड होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था, क्योंकि वो उस समय प्रभावी था, और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, वही मान्य होगा। ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा। अब एक जैसा आप लोगों ने पाया ही होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू एजुकेशन को राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी माना है। स्वाभाविक है, और आप सब लोग अवगत हैं कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, ये शिक्षा के अधिकार के पहले से ही हमारे संविधान में जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में पहले से उपलब्ध है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने पूर्व के बहुत से आदेशों में इसको विस्तारित करके ये भी कहा है कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू लिव विथ डिग्निटी को भी उसमें ऐड किया है। और ये अधिकार जो मौलिक अधिकार है जो कि राइट टू एजुकेशन के पहले से है। जैसा आपने अभी देखा कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द सर्कुलर, मतलब जो जब तक एनसीटी का वो सर्कुलर वैलिड था तब तक जो अधिकार मिल गया कैंडिडेट्स को, वो अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, अभिमत है कि जीवन का अधिकार जो उन्हें मिला कि हम बीएड करके ब्रिज कोर्स के रास्ते से हम अपने इस अधिकार का पालन कर पाएंगे, इसकी पूर्ति कर पाएंगे, अपना आजीविका अर्जित कर पाएंगे। ये अधिकार जो मुझे मिला, ये अधिकार वर्तमान में शायद उसका हनन हो जा रहा है। तो अगर कोई अभ्यर्थी, मैं नहीं जानता हूं कि वो कितना सही है कि नहीं है सही है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी अगर इन सब बिंदुओं को या अपने विधि परामर्श लेकर के अगर अपना कोई दावा या पुनर्याचिका अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं, तो हमें उसके फलाफल के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और उसके फलाफल से ही प्रभावित होगा उनका परीक्षाफल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभ्यर्थी क्या अपना लीगल रिकॉर्ड्स लेते हैं, क्या एनसीटी आदेश करती है, या क्या राज्य सरकार अध्यादेश या वगैरह वगैरह जो भी लेकर के आती है, उससे उसका परीक्षाफल प्रभावित हो सकता है, और हम उसका बिल्कुल अनुपालन करेंगे। अब तब ये प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठता होगा कि जब इतना संशय है तो फिर अभी परीक्षा को क्यों नहीं टाल दिया जाए। स्वाभाविक है, ये सबके मन में ये सवाल उठेगा, और इसका उत्तर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी आदेश में छुपा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने पेज 35 से 36 में ये कहा कि जब आपके पास में डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो आपको बीएड के साथ, ब्रिज कोर्स के साथ उसको अलाउ करने का कोई औचित्य नहीं था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि, और इसी कारण से भी यह रद्द हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा, जानकारी होगी कि केवीएस ने शिक्षकों की कमी के कारण से यह प्रस्ताव दिया था, यह अनुरोध किया था, जिसको एनसीटी ने मान लिया। लेकिन राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी है
कि जब आपके पास में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे डिप्लोमाधारी, तब फिर ये ब्रिज कोर्स करके बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य है? अगर हम यही कहें कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो परीक्षा को स्थगित करने का क्या औचित्य है? तब तो क्या हम ये माननीय न्यायालय का मानना नहीं माना जाएगा कि हम जानबूझ करके, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया साफ साफ कि आपके बीएड अभ्यर्थी नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए, तब उनके लिए आपकी प्रतीक्षा रहते हुए आपने डिप्लोमाधारी के अधिकार का क्यों हनन किया? इसलिए हम डिप्लोमाधारी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भागी नहीं बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तीखी टिप्पणी को अपना आधार बनाया है, हम उसी तीखी टिप्पणी के आलोक में ये कहेंगे कि हम परीक्षा को नहीं टालेंगे। जो हमें सूचित किया गया है वो 3,90,000 बीएड के अभ्यर्थी हैं और 3 लाख डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं लगभग। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो स्वाभाविक है कि जो लोग डिप्लोमा भी किए हुए थे और बीएड भी किए हुए थे, उन्होंने सिर्फ बीएड लिखा है, तो हम उनको ये मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम। जैसा मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं, तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं। और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी हैं तो 5 गुना करीब हो जाता है। ये क्या जो डिप्लोमा और बीएड किए हुए लोग क्या मौका दिया जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का? नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है, तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे आफ्टर एग्जाम। इसमें डिप्लोमाधारी दूसरे स्टेट के कितने हैं सर? वो ब्रेकअप नहीं है, वो अभी तत्काल वो ब्रेकअप, उससे आपको उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल बाहर कितने बिहार के बाहर? देखिए, पहली बात कि वो आपका उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंकड़े हैं हमारे पास, और आंकड़े इतने ऐसे नहीं है कि बिहार के लोग कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के लोग कहीं ज़्यादा हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे हैं, लेकिन ये विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, वो उत्सुकता आप बढ़ाते हैं, वो आप अपनी टॉपिक पर सब पूरा सब कुछ चीफ सेक्रेटरी पीसी किए थे सर, और हमको याद है उस वक्त नियोजन इकाई थी। नियोजन इकाई के समय का जो डेटा दिया गया, इतनी कम संख्या में अभ्यर्थी 8 से 9% अपियर हुए, तो नियोजन इकाई में कोई क्यों आएगा यूपी से एमपी से भाग लेने? अभी तो क्योंकि आप वेतनमान देंगे, आप राज्य का दर्जा मिलेगा इसको, तो नेचुरल संख्या बढ़ेगी। नहीं, आप गलत जगह पर ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए। हम अपने आयोग की जो स्थिति है वो मैंने बता दिया। परीक्षा के संबंध में जो संशय था लोगों के मन में, मैंने वो स्पष्ट कर दिया कि कौन अपीयर करेंगे नहीं करेंगे ये उनका विवेक है, और उन्होंने जो लीगल रिकोर्स जो लिया होगा या लेना चाहते होंगे, 30 दिन का समय है उनके पास में पुनर्विचार याचिका अपना चाहे तो दायर कर सकते हैं। वो अभी कैलेंडर में कुछ जारी किए होंगे आप लोग, जैसे एग्जाम का आपने 24 से 26 पहले ही बता दिया, एग्जाम मतलब मोटा मोटी उसी आसपास दिया गया, फिर चेंज हुआ, तो एग्जाम के बाद रिजल्ट को लेकर पहले से कुछ प्लानिंग तो हुई कि हमको इस महीने रिजल्ट जारी करना, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया। देखिए, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ दिया, एक पॉइंट छूट गया था मेरा। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये बात नियमावली में भी था, और हम लोग ने भी ये पहले से भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट जो हैं उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए। ये तो पहला शर्त है।
और दूसरा शर्त यह था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपीयर करते होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला, OMR की हमारे स्कैन करके रिजल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिजल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिजल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं तो हम कैसे उनका रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया। इसका मतलब यह हुआ है कि हम रिजल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिजल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। कुल मिलाकर बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आप बाद में जानेंगे, संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्जाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्जाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। जो कई जगह मतलब दुष्प्रचार ये चल रहा था कि बीएड अभ्यर्थी 5 लाख हैं या 6 लाख हैं, कुछ लाख हैं। मैं तो यह कहूँगा कि एज लॉन्ग एज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी है, मतलब कि अगर हमारे पास 80,000 वैकेंसी है, हमारे पास 80,000 कैंडिडेट्स भी अगर डिप्लोमाधारी रहते तो भी मैं परीक्षा कराता। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 80,000 नहीं, हमारे पास 3,80,000 है। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार कृपा करके न करें।